स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। देखिए, हम लोग रेडियो ऑपरेटर से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपको करवा रहे हैं, और आपने थंबनेल देख लिया होगा। इसमें हम लोग बेसिकली रेडियो ऑपरेटर से भी रिलेटेड करवा रहे हैं। बाकी वीडियो एग्जाम में भी सिलेबस कॉमन है, और जो आपका नई वैकेंसी आई है आपकी बीपीओ एग्जाम की, उसके लिए भी ये सिलेबस कॉमन है। तो अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है तो आप इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इस चीज़ों को शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं, जितने भी अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी आपको मैं रेडियो ऑपरेटर और इन सभी में दिया हुआ है कॉमन, तो मैं मोस्टली रेडियो ऑपरेटर को ही फोकस कर रहा हूँ। तो लेकिन रेडियो ऑपरेटर में क्या है कि लगभग लगभग सारे सिलेबस है। मैंने देखा तो 27-28 आपका टॉपिक इसके अंतर्गत है। तो मैं 28 टॉपिक का ही पूरा का पूरा मैं आपको टॉपिक वाइज कराने वाला हूँ, कि इस टॉपिक में जितने क्वेश्चन मतलब पॉसिबल बन सकते हैं वो सारे आपको कराऊंगा। चलिए, ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको जाके देख लीजिएगा। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर्ग नहीं है। देखिए, आपको पता है कि जो मात्रा के आधार पे तीन तरह के होते हैं, एक होता है हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर्ग और एक प्लुत स्वर। तो दीर्घ में आपका जो होते हैं द्विमात्रिक होते हैं, और इसमें कौन सा नहीं है। देखिए, इसमें तो वैसे तो सारे हैं दीर्घ स्वर, लेकिन इसमें पूछ रहा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो मूल दीर्घ स्वर जो है आपका ओ जो होता है वो मूल दीर्घ स्वर नहीं होता है, ये आपको याद रखिए। बाकी ये आपके तीनों हैं, आ भी है आपका, बड़ी ई भी है, और आपका बड़ा ऊ भी है। ये आपके मूल दीर्घ स्वर्ग है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो हिंदी में मतलब ध्वनि या वर्ण कह लीजिए, वर्ण की ही बात कर रहा है, तो वह स्वर और व्यंजन में हिंदी में बांटा जाता है। ठीक है, स्वर और व्यंजन दो तरह की होती है, तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, मात्रा के आधार पर मैंने अभी बताया तीन तरह के होते हैं। एक होता है आपका हर्ष स्वर, ठीक है, दूसरा होता है आपका दीर्घ, और तीसरा कौन सा होता है आपका प्लुत। ये तीन होते हैं। ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चन वीडियो में पूछे हुए हैं क्वेश्चन है, और आपके जो रेडियो ऑपरेटर भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए जिह्वा के आधार पर कितने होते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कौन कौन से होते हैं। होते थे तीन है टोटल, तो तीन आपका सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ। एक होता है अग्र अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, और एक होता है पश्च। पश्च मतलब सबसे पीछे वाले भाग से जो स्वर निकलता है वो जिह्वा के आधार पे ये होता है। ठीक है, अग्र में आपका मतलब छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए आ जाते हैं। मध्य में आपका कौन सा आ जाता है, अ आ जाता है। ठीक है, बाकी आपका आ हो गया, ऊ हो गया, के बाद बड़ा ऊ हो गया, ओ, आओ, और एक आ जो आता है उसके ऊपर ये वाला साइन होता है। ठीक है, चंद्रबिंदी वाला साइन होता है, लेकिन इसमें चंद्रबिंदी नहीं होती, बस आ वाला। ये आपके पश्च में आते हैं। अगर में कौन कौन से आते हैं इसको नोट कर लीजिएगा आप। ई आता है आपका, और कौन सा हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा बचा आपका, ये बचा, और आपका बड़ा है। ये आपके अग्र मध्य और पश्चिम किसके आधार पे है, जीवा के आधार पे। ये तीन तरह के होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन जो अभी आपको कंटेंट मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना दिया है, तो आपको कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उसको जाकर ज्वाइन करिए। वहाँ पे हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसका नोट्स जो है वर्णमाला का मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो आप उस नोट्स को डाउनलोड करिए, पढ़िए। वहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने उस नोट्स में लिखवा रखा है चीज़ों को। अगर आप उस नोट्स को कर लेते हैं, आप आपने कहीं से पढ़ा भी होगा, तो आप उस नोट्स को अपडेट कर लीजिएगा मेरे नोट्स को देख के। उसके अलावा आप यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा आपको कहीं ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो बुकें हैं उससे कर लीजिए, और कहीं भी आपको पेड प्रूफ और ये सब लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं बनता है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो ठीक है, एक से अधिक वर्ण यानी कि दो वर्ण, मतलब व्यंजन आपको पता है ना कि वर्ण से ही बनते हैं, कि मतलब आपके एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्योंकि जो स्वर होते हैं वो बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। ठीक है, तो मतलब खुद से ही बोले जाते हैं। तो स्वर आपको पता है कि जिन वर्णों के उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। लेकिन व्यंजन में ऐसा नहीं होता, उसमें सहायता लेनी पड़ती है किसी वर्ण के उच्चारण करने के लिए। तो व्यंजन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, इया आदि का उच्चारण किससे होता है। तो देखिए, इसका एक नियम होता है कि मैंने ट्रिक बताई है, आपको पता भी होगा, केटीएम दो करके होता है। यहाँ पे क वर्ग बोला जाता है कंठ से, और तालु से मतलब च वर्ग बोला जाता है। तो च वाला आपसे पूछा हुआ है, तो तालु ये वाला आपका च वर्ग है, तो इसके लिए ये तालु से हो जाएगा। तालु कौन सा है, सी ऑप्शन में सही है। और ई और ये किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। ठीक है, बाकी आगे हम और डिटेल में इसको बता देंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण के सहायक होते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जिनमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ही इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो उसको बोलते हैं स्वर। निम्न में दीर्घ स्वर कौन नहीं है? तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं आपको बता देते हैं। पहले तो है, आपका ई है, ऊ है, जिसमें मतलब एक मात्रक होता है, बोलने में कम समय लगता है, और एक आपका री हो गया। ठीक है, चार होते हैं, और इसमें आपका जो बड़ी है वो नहीं होगा, तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा ए भी दिया हुआ है, ये कि ये भी दीर्घ स्वर, ये भी होना चाहिए, तो यहाँ पे बी एंड डी ऑप्शन सही होगा, बी एंड डी, क्योंकि यहाँ पे तो ये पूछा दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, ई तो है अपना, ये तो तीनों नहीं है ना यहाँ पे, तो ये देखा जाए ये भी तो आपका दीर्घ स्वर नहीं है। एक मिनट कुछ तो मिस्टेक हो, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, इसमें पूछा दीर्घ स्वर, इसको मैं एक मिनट आपको, एक मिनट में, सॉरी सॉरी, गलती हो गई थोड़ी सी, आपको बता दे रहा हूँ फिर से इस क्वेश्चन को। देखिए, मेरे दिमाग में एक्चुअल में हर्ष स्वर चल रहा था, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूँ। आ है आपका, बड़ी है, ऊ है, ए है, आय है, और कौन सा होता है आपका ओ होता है, और आओ होता है। ये आपके होते हैं। अब इसमें कौन सा नहीं है, तो छोटी ई नहीं है दीर्घ स्वर। ठीक है, बाकी तो है ना, देखिए बाकी सब है, तो छोटी ई नहीं है, क्योंकि ये हर्ष स्वर है, तो ई ऑप्शन सही होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पे ये कर लीजिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसमें मतलब आधे पब्लिकेशन से उठा रखा है, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आपको वहाँ पे कहीं स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे तो आपका ए ही ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि दीर्घ स्वर आपको पता है, मैंने बता दिया कौन कौन से हैं, उसमें से पूछा नहीं है, तो ये वाला आपका हर्ष स्वर के अंतर्गत आता है। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा होता है, तो आपको बता देते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपका हो गया, जैसे कि य हो गया, र हो गया, ल और व। तो देख लेते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन में है, वह है आपका ऑप्शन में। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? देखिए, अल्पप्राण के लिए आपको पहचानना पड़ता है कि अल्पप्राण होते क्या है। अल्पप्राण का मतलब होता है कि जिसमें से मुख से जब आप कोई भी उच्चारण करते हो तो आपके मुख से कम एयर निकलती है, लेस एयर निकलती है, तो उसको बोलते हैं अल्पप्राण। तो अल्पप्राण में आपका कौन सा पहला वर्ग आ जाता है, तीसरा आ जाता है, पांचवा आ जाता है? तो पहला तो था, तो दूसरा है, ये भी नहीं होगा, हाँ ग आपका तीसरा वर्ग है, तो ग ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, पहला दूसरा आप ऐसे ऐसे समझ लीजिए, क ख ग घ अंग, ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा। इस तरह से नहीं होता, क वर्ग च वर्ग इस तरह से। तो पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण होते हैं, और महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ग होते हैं। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा नहीं है, कौन सा है? ठीक है, तो घोष या फिर सगोष सगोष की बात करें तो तीसरा चौथा पांचवा होता है इसमें। तो तीसरा चौथा पांचवा होता है, तो इसमें एक ही ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, ज। बाकी क्या है सब देखिए, क च ट, ये पहले वर्ग के एग्जाम्पल है, बाकी ये ज जो है आपका तीसरा चौथा पांचवा का एग्जाम्पल है। और ये बेसिकली ज जो आता है वो तीसरे वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपने थियरी पढ़ा होगा, नहीं आपको इसमें दिक्कत हो रही है कोई भी चीज़ की, ये कहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, तो आप नोट्स एक बार जरूर देखिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं जल्दी। और जो भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं तो आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन वाली लेने की बात नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है जो ओष्ठ से बोला जाता है? तो आपका ऊ बोला जाता है ओष्ठ से। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से बोले जाते हैं ओष्ठ से, ये आपको बताना है, तो हम आपको बता देते हैं कि जो ओष्ठ से बोले जाते हैं, एक तो छोटा ऊ हो गया, एक बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, ये हो गया। काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है ये आपको बताना है। काकल्य वर्ण कौन सा है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रख लीजिएगा, काकल्य वर्ण ख को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट रेंजर में क्वेश्चन आया हुआ था। यह का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो यह का आपको उच्चारण स्थान बताना है कि यह का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। तो यह का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, आइए हम यहाँ पे आपको थोड़ा बता देते हैं। एक याद रख लीजिए शब्द केटीएम, केटीएम बाइक होती है, किसी ने बोला कि केटीएम दो मेरे को। क से होता है आपका कंठ। ठीक है, त से हो गया तालु, म से हो गया मूर्धन्य, और द से हो गया दंत, और ओ से हो गया अपना ओष्ठ।
ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाता है, क वर्ग आ जाता है, यहाँ पे ख वर्ग आ जाएगा, यहाँ पे ग वर्ग आ जाएगा, सॉरी क च वर्ग आ जाएगा, यहाँ पे ट वर्ग आ जाएगा, यहाँ पे आपका त वर्ग आ जाएगा, ओस्ट वाले में आपका प वर्ग आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पूछा किसका है, यह का पूछा है, तो ये आपका किस में आ जाता है, ये आपका आता है च वर्ग वाले में आता है, मतलब तालु वाले में आता है, तो यहाँ पे तालु आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तालु से और कौन सा बोला जाता है, यह पूछ लिया जाएगा, बड़ा सा पूछ ले तो आपको तालु से बोला जाता है ये। र का विवरण है, ठीक है, र किससे बोला जाता है ये बताना है, तो र किस तरह का वो है, देखिए र आपका लुंठित सघोष अल्पराण व्यंजन है, तो ये 15वां का ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को आपको डिटेल पता होगा तभी ये सारी चीज़ कर सकते हैं। अंथस और उष्म वर्ड कितने होते हैं, दोनों को मिला के आपको बताना है कि अंथस और उष्म में कितने कितने होते हैं। देखिए अंथस में कितने होते हैं, 4 होते हैं, और उष्म में भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, दोनों को मिला लिया तो कितना हो गया, 8 हो गया। अंथस में कौन कौन से आते हैं आपके, य र ल व आता है, और उष्म में कौन सा आता है, स, और जो स खटकुरवा वाला और स और ह आता है, तो ये टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। 16 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दृक का वर्ण विच्छेद पूछा है, ठीक है, तो दृक का जो वर्ण विच्छेद दिख रहा है वो जो मेरे को सबसे सही ऑप्शन दिख रहा है वो पहला ही दिख रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सघोष वर्ण कौन सा है, ठीक है, सघोष अघोष ये सारा आपने पढ़ा होगा। सघोष का मतलब होता है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपन हो उच्चारण करते समय, तो सघोष वर्ण कौन सा होता है, तो ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ग सघोष होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली अघोष सघोष की बात किया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा होगा, प जो होगा, प तो देखिए अघोष है। थ कौन सा है, थ आपका ये भी अघोष है, सघोष है सॉरी। ब कौन सा है, ब आपका, हाँ ब आपका सघोष है, ठीक है, क्योंकि ये किस वर्ग में आ रहा है, ये प वर्ग में आ रहा है, तीसरे वर्ग में, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा स कौन सा है, स आपका अघोष है। इसको मैं एक बार और आपको यहाँ पे देखिए क्लियर कर देता हूँ, आपको डाउट खत्म हो जाएगा। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, आप इन दोनों को याद रखिएगा, पहला दूसरा में जितने भी आते हैं ये होता है आपका अघोष, ठीक है, अघोष, और तीसरा चौथा पांचवा में जो आता है उसको बोलते हैं सघोष, सघोष, ठीक है, ये इतना याद रखिए। बाकी जो आपका सघोष में और क्या क्या आता है, ये आता है य, र, ल, व और ह आता है सघोष में, ठीक है, और अघोष में क्या आता है, अघोष में आपका आ जाएगा स, च और छोटा सा, ये तीन, इनको याद रख लीजिएगा। अघोष सघोष से जितने क्वेश्चन बनेंगे आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ज़्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अब जो जितने भी आएंगे हम उसको स्किप कर देंगे क्योंकि यहाँ से आप आराम से कर लेंगे। उष्म व्यंजन कौन सा है, तो देखिए उष्म व्यंजन हमको एक ही यहाँ पे दिख रहा है जो कि है आपका ह, क्योंकि उष्म व्यंजन कौन कौन सा होता है, स, श, छोटा वाला सा और ह होता है, ठीक है, ये 4 होते हैं। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है, वर्ण विच्छेद भी अब आने लगा है, तो वर्ण का विच्छेद करना है, तो उद्यान, तो उद्यान का जो वर्ण विच्छेद दिख रहा है वो होगा उ, आधा द, य, आ, न, देखिए ये हलंत लगता है तो इसमें यहाँ पे फिर अ लगाना पड़ता है, यहाँ पे बेसिकली लास्ट में, ठीक है, तो हलंत आपका लग गया, तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बाकी गलत है आपके। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है, तो ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़ आता है, तो आपका ध नहीं है, इसकी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है, ठीक है, यानी कि कितने वर्ण है ये पूछ रहा है, तो देखिए 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से आपके 11 कितने स्वर होते हैं और बाकी बचे हुए कितने, अब कितने बच गए, 41, आपसे टोटल जोड़ेंगे तो 52 हो जाएंगे, 52 कितने क्या होंगे, टोटल वर्ण हो जाएंगे। ये हो गया 22 क्वेश्चन कंप्लीट। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए कहीं कहीं थोड़ा सा मतलब क्लियरिटी नहीं आई है पेज में स्कैन करते समय, क्योंकि बुक की ही क्वालिटी थोड़ी डाउन थी। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसको बोलते हैं निरुनासिक स्वर, क्या बोलते हैं, निरुनासिक स्वर बोलते हैं। अर्ध विपरीत स्वर कौन कौन सा है, देखिए अर्ध विपरीत किसका एग्जाम्पल है, तो अर्ध विपरीत जो आपका एग्जाम्पल है वो जिह्वा की या मुख खोलने के आधार पे बेसिकली 4 तरह से बांटते हैं, एक होता है विपरीत, एक होता है अर्ध विपरीत, एक होता है अर्ध संवृत और एक होता है संवृत। तो अर्ध विपरीत स्वर कौन से हैं, तो अर्ध विपरीत स्वर आपके बता देते हैं कौन कौन सा होता है। एक होता है आपका अ हो जाएगा, आय हो जाएगा, औ हो जाएगा और
आ हो जाएगा। आ में भी ये वाला चंद्रबिंदी वाला, ठीक है, उसमें लेकिन चंद्रबिंदी नहीं लगेगी। इसको अब इसमें कौन सा है, इसमें मिला लेते हैं। देखिए ऊ, नहीं ये तो नहीं है, ये हाँ ये वाला है, बी ऑप्शन सही है, बाकी आपके नहीं है। सभी स्पर्शी व्यंजन कौन से वर्ग में है, तो देखिए जो आपका बेसिकली क वर्ग च वर्ग है, क छठा जो होता है बेसिकली वो सारे के सारे होते हैं। तो इसमें हमें ल तो नहीं होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे स भी नहीं होगा, ये भी गलत है। यहाँ पे ह नहीं होगा, यहाँ पे क च प द, ये सही है, सी ऑप्शन सही है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सभी महाप्राण प्राणों वाला वर्ग है, तो सभी महाप्राण वाला अल्पप्राण महाप्राण मैंने बता दिया है, और एक बार और मैं समझा देता हूँ अल्पप्राण महाप्राण, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस मतलब हम स्किप करेंगे क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसको याद रखिएगा कि जो पहला होता है, तीसरा होता है, पांचवा होता है, ये आपके हमेशा क्या होंगे, ये आपके हमेशा अल्पप्राण होंगे, ठीक है। अब उसमें आप छाट लीजिएगा बार बार, क्योंकि हमने भी ऐसे ही याद किया है इसको। और दूसरा और चौथा, क्योंकि आपको भी ऐसे ही याद करना है, दूसरा चौथा कौन क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। महाप्राण मतलब जिसमें ज़्यादा ईयर निकलती है बोलते समय, ये हो गया। इसके अलावा अल्पप्राण में कौन कौन से आते हैं, यरलवा आता है, यरलव आता है। और महाप्राण में कौन सा आता है आपका, स, स, स और ह आता है। ठीक है, अब जितने भी अल्पप्राण महाप्राण और आपके अघोष सघोष से क्वेश्चन आएंगे, आपको यही ट्रिक से करना है, तो उसको हम स्किप करेंगे। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है, तो द्वित्व हो जाए मतलब युग्म बना लिए है, तो इसको युग्मक ध्वनि कहते हैं। बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। वह व्यंजन कौन सा है, तो वो अल्पप्राण महाप्राण का क्वेश्चन है, सगोश सगोश का क्वेश्चन है, तो इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि मैंने इसका ट्रिक आपको बता दिया है, तो वहीं से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं, तो उसी को तो हम लोग चिन्ह और जो भी माने जाते हैं सिंबल वगैरह, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो इसमें तो सिंपल सा आंसर है, लिपि हो जाएगा। प फ ब भ क्या है, कहाँ से इसका उच्चारण होता है, ये आपको बताना है। तो प फ ब भ म, ये सारे के सारे कहाँ से उच्चारण होता है ये बताना है आपको। तो दंत से होता है, तालुक से होता है, ओष्ठ से होता है, तो प वर्ग है। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताए थे, केटीएम दो, तो ये प वर्ग में यहाँ पे आता है, तो ओष्ठ से होता है, ठीक है, प वर्ग यहाँ पे आता है, तो ओष्ठ से होता है, तो ओष्ठ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। आपका संयुक्त व्यंजन हो गया। संयुक्त व्यंजन को आपका एग्जाम्पल बता दीजिए कौन कौन सा है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका एग्जाम्पल लिख के कि संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 32 को क्या कहता है, वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत क्या है, तो ये मैंने पहले ही आपको क्वेश्चन में बता दिया कि क्या आपके स्वर के पार्ट है और किसके आधार पे होते हैं, मात्रा के आधार पे होते हैं, ठीक है। आपको संख्या बतानी है कि हर्ष में कितनी संख्या है, दीर्घ में कितनी संख्या है, ठीक है। प्लुत क्या कहते हैं, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, हालांकि मैंने ऊपर भी बता के आपको आए हैं हम इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है, ठीक है। तो अघोष और महाप्राण के बारे में तो हम लोग आपको बता दिए हैं। स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, देखिए जो आपका क वर्ग, च वर्ग, ट त प होता है, इसको स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको स्पर्शी व्यंजन भी होना चाहिए और वो ध्वनि कंठ से निकलनी चाहिए। तो कौन सी होती है कंठ से निकलने वाली, देखिए आपकी ख जो हो गया, कंठ से तो क भी निकलता है, लेकिन जो ख हो गया वो स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ से निकलती भी है ध्वनि, अघोष भी है और महाप्राण भी है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी कि अघोष क्या होता है, कैसे इसको छाड़ते हैं, महाप्राण कैसे छाड़ते हैं, अल्पप्राण कैसे छाड़ते हैं, और कौन सी ध्वनि कहाँ से बोली जा रही है और किस तरह का व्यंजन है वो, क्या वो स्पर्श व्यंजन है, क्या वो आपका उसमें व्यंजन है, क्या वो आपका द्विगुण व्यंजन है, क्या वो तो संयुक्त व्यंजन है। इस तरह से आपको समझना है चीज़ों को, तभी आप यहाँ पे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। दंतोष्ठ मतलब दंत और ओष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ की ध्वनि को कौन सी है, तो आपको ये बताना है। दंत ओष्ठ से सहायता से बोली जाती है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी हो गई, दंत ओष्ठ से बोली जाती है, एक ही ध्वनि है, एक ही एग्जाम्पल इसका दंत ओष्ठ से बोलने वाले, इसको आप याद कर लीजिएगा कि दंत ओष्ठ से बोले वाली ध्वनि है वह, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। दंत ओष्ठ ध्वनि कौन सी है, तो वह है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 35।
हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, स ह है आपका, ठीक है। तो आपको ये सेगमेंट में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो श्वास का प्रयोग किया जाता है, मतलब इसको अघोष कहते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। ग्यारहवा वह व्यंजन को कहते हैं, ग्यारहवा किसको कहते हैं? आपका अंतस व्यंजन के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। उसके अंदर कौन सा आता है? स खटकुरा वाला और छोटा सा और ह आता है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि पूछ रहा है आपसे, तो ये आपका ल होता है। पार्श्विक ध्वनि कौन सी होती है? आपकी ल होती है। इसके अलावा भी हम आपको कुछ बता देते हैं। देखिए, लुंठित व्यंजन आपसे पूछे कभी, लुंठित व्यंजन आपसे अगर पूछे तो लुंठित व्यंजन कौन सा होता है? र होता है। पार्श्विक ध्वनि से अगर पूछे तो ल होता है, ये मैंने बता दिया। उसके बाद एक होता है उच्छ्वित व्यंजन या मतलब द्विगुण व्यंजन, तो ये आपको पता है ढ और ढ होता है। उसके बाद अनुनासिक पंचमा अक्षर क्या होता है? जो आपका पांचवा वर्ग होता है, उनके सारे अक्षर को अनुनासिक पांचवा अक्षर कहते हैं। इसमें न का थोड़ा सा उच्चारण आता है, जैसे क ख ग घ अंग हो गया, जैसे जैसे इं हो गया, इस तरह से चीजें आती है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अंतस व्यंजन है? तो वही यर लव में से कोई होगा, तो ल आपसा आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और इसमें देखिए 3-4 तरह के क्वेश्चन ही बनते हैं कि कौन सी ध्वनि कहाँ से बोली जा रही है, अघोष है, सघोष है, अल्पप्राण है, महाप्राण है, ठीक है, और स्वर है, व्यंजन है, यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा विशेष आपसे पूछा जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर ले जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा स्वर कंठ तालव है? ठीक है, तो आपको कंठ और तालु से बोला जाता है। तो आपका ए हो गया। ए कैसे बनता है? अ प्लस ई से बनता है, ठीक है। आपका अ प्लस ई आपको मिला देंगे तो आपका ए बन जाएगा। ये हो गया, क्योंकि अ देखिए किससे बोला जाता है? अ आपका कंठ से बोला जाता है, ठीक है। और छोटी ई किससे बोली जाती है? छोटी ई आपकी बोली जाती है आपकी तालु से। यही कंठ और तालु से दोनों यूज करके अगर आप बना रहे हैं ए को, तो आपका कंठ तालु हो जाएगा। इस तरह का आपको तोड़ के समझना है, रटना नहीं है चीज़ों को। अगर रटेंगे तो आपका ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, केटीएम 2। तो आपका क वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क च वर्ग हो जाएगा और ये आपका ट वर्ग हो जाएगा। तो मूर्धन आपका इसमें एग्जाम्पल सही हो जाएगा, मूर्धन। मूर्धन जो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन सी दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर का एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया है कि बड़ा होता है, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, आपका ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। ये आपके दीर्घ स्वर की एग्जाम्पल है। अब मैच करा लेते हैं कौन सा दीर्घ स्वर है। तो इसमें एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, बाकी सारे क्या है इसमें? आपके हर्ष स्वर है बेसिकली। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो दीर्घ स्वर पूछा है तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो देखिए, अनुस्वार जो होता है मैंने अभी बताया कि जो पंचमा वर्ण होता है, जैसे कि आपका अंग हो गया, इय हो गया, ठीक है। इस तरह के जितने भी होंगे आपके पंचमा अक्षर कौन कौन से हो गए? आपका एक अड़ हो गया, फिर उसके बाद न हो गया। इस तरह के जो है पंचमा अक्षर के अंतर्गत आते हैं ये, तो ये पंचम वर्ण का अक्षर होता है। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, ये लोअर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? यानी कि दो से नहीं मिलके बना है। तो देखिए, ए तो मिला मिलके बना है, ए भी बना हुआ है आपका, ऊ ऊ आपका नहीं बना हुआ है किसी से मिलके, तो आपका ऊ आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो वही है केटीएम 2 आपका, शॉर्टकट वही अपनाना है बार बार। क वर्ग, च वर्ग और फिर ट वर्ग हो जाएगा, फिर त वर्ग और फिर प वर्ग। आपका दंत से पूछा है, दंत मतलब कहाँ पे आ जाएगा आपका? यहाँ पे आएगा, त वर्ग में आ जाएगा। तो त वर्ग में देखिए कौन कौन सा नहीं आता है, देख लीजिए। तो त तो आता है, द भी आता है, ये आपका नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो ये आपका दंत नहीं है, ठीक है। और दंत वर्ड नहीं है।
बाकी क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा इसके भेद के अंतर्गत नहीं आते हैं? 3 आते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर आते हैं, विपरीत स्वर आपका नहीं आता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि विपरीत स्वर किसके अंतर्गत आता है? विपरीत आता है आपका जिह्वा की ऊंचाई के आधार पे या मुख के खुलने के आधार पे आता है। क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट हो गया है। कैसा लग रहा है वीडियो जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है तो आप वीडियो को थोड़ा से इंक्रीज करके देख सकते हैं, जो आपका मतलब 1.5x कर लीजिएगा या 1.25x कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्योंकि देखो इस चीज़ों थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी करते चलें, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन आपको कंटेंट जो है आपको अच्छा मिलेगा। और इसके साथ साथ नोट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नोट्स से बाहर क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। नोट्स से बाहर जो मिलेगा 1-2 क्वेश्चन जो होगा हम आपको यहाँ पर टिक करवा देंगे। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो देखिए आपको कई बार बता दिया कंठ ध्वनि कौन कौन सी है आपको, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए जो आपका क वर्ग की ध्वनियाँ होती है बेसिकली वो काफ़ी कंठ से बोली जाती है। ठीक है, तो क वर्ग की कौन कौन सी है? पहला ही ऑप्शन आपका मैच कर गया, क और ख। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। ठीक है, तो मूर्धन्य व्यंजन आपको बताना है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा मूर्धन्य व्यंजन? तो यहाँ पे जो ऑप्शन मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है ड और ढ, ये आपका मूर्धन हो जाएगा, क्योंकि केटीएम जो तीसरा होता है आपका क वर्ग, ट वर्ग और ट वर्ग, ट वर्ग की सारी ध्वनियाँ क्या होती है? मूर्धन होती हैं। तो ट वर्ग का ये आपका ड और ढ आपका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से अल्पप्राण कौन सा है? मैंने अल्पप्राण के बारे में बता रहा हूँ तो स्किप कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अल्पप्राण, महाप्राण, ये सब सारे क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगा, क्योंकि मैंने इसका सारा बता दिया है आपको ऊपर ही। निम्नलिखित शब्दों में नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? जो सबसे नई विकसित ध्वनियाँ हैं तो ऊ है और बड़ा ऊ है। ठीक है, देखिए अब ये ऐसे क्वेश्चन वहां पे आपको फंसा सकते हैं कि आपको पता नहीं रहेगा कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। तो ऊ और ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ, दोनों आपकी जो है नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। इसको आप मार्क डाउन कर लीजिएगा, अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ड नहीं है? अघोष घोष मैंने आपको बता दिया है, तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, जैसा मैंने ट्रिक बताया उसको आपको वैसे ही करना है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक वर्ड व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो वो आपका व्यंजन नहीं है, स्वर है, तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ से नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो आपका प आपका ओष्ठ से बोला जाता है, ब भी आपका ओष्ठ से बोला जाता है, म भी ओष्ठ से बोला जाता है। बेसिकली जो आपका प वर्ग की ध्वनियाँ सारी है वो ओष्ठ से बोला जाता है, लेकिन ये जो त है ये आपका ओष्ठ से नहीं बोला जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि जो त में ये बोली जाती है ये आपको किससे बोली जाती है आपको ये बताना है। देखिए आपको हमेशा केटीएम दो, तो यहाँ पे जो ये त वर्ग आएगा यहाँ पे आएगा, तो त वर्ग किससे बोली जाती है? दांत से बोली जाती है। ठीक है, दंत से बोली जाती है, तो ये त वर्ग दंत से हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से आपको करना है तो आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। अब ये नहीं कि आपको एक एक रटना है कि तो ओवर कहाँ से बोला जाता है, नहीं, बिल्कुल आपको एक तरीका बना लेना है, एक फॉर्मेट बना लेना है कि हमको इस तरह से चीज़ों को याद रखना है, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो नासिक व्यंजन कौन सा है आपका? तो जो पांचवा वर्ड होता है वो नासिक व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो ये आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं? तो देखिए ये कौन सा वर्ड कहलाते हैं, ये किससे बोले जाते हैं ये पूछ रहा है। तो देखिए हमने आपको बताया था किससे बनता है ए, तो ये बनता है अ प्लस ई से बनता है। तो अ किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। ठीक है, और ये किससे बोला जाता है? ये तालु से बोला जाता है, तो ये कंठ तालु हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। इसी तरह से आपको तोड़ के करना है, ज़्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी हिंदी के मानक वर्णमाला स्थान में नहीं दिया गया है? तो ठीक है, तो कौन सा नहीं है? जो आप देखिए यहाँ पे देखिए री, आपको लग रहा होगा कि ये नहीं, आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये भी होता है, ये संस्कृत के अंतर्गत होता था, पहले होता था, बहुत कम यूज होने के कारण आपको बहुत सारी बुकों में नहीं मिलेगा, लेकिन ये मानक वर्णमाला में स्थान है इसका। क्री का भी आपका स्थान है, ढ का भी आपका स्थान है, और जो आपका श्री है ये इसका आपको स्थान नहीं मिलेगा। तो सी ऑप्शन, क्योंकि ये शब्द नहीं, ये तो मतलब आप जैसे श्रीमान लगाते हैं तो कोई वो वर्ड नहीं है आपका ये। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन, श्र आपका वर्ड है लेकिन श्री आपका वर्ड नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके लॉजिकल बनेंगे, तो आपको यहाँ से समझना पड़ेगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित व्यंजन है? तो आपका देखिए इसमें बताना है आपको द्वित व्यंजन कौन सा है। तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन दिख रहा है जो रिपीट हो रहा है बार बार, वो हो रहा है छोटा ला और बड़ा ला, मतलब दिल्ली आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
देखिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2008 में पूछा गया है। देखिए आप चाहे रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तीनों में हिंदी आएगी ही आएगी। ठीक है, और उसके बाद आपका हिंदी का सेम सिलेबस होता है, तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता था, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर सारे एग्जाम का करके जाना है। और मैं जो ये करा रहा हूँ लगभग लगभग आपका जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं सारा का सेट है ये पूरा। लगभग यहाँ पे आपको मैं 140 क्वेश्चन के करीब कराने वाला हूँ। ठीक है, आप 140 क्वेश्चन कर ले जाते हैं और नोट को अच्छे से पढ़ ले जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका इससे बाहर क्वेश्चन बनेगा, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि ये पूछ रहा है कि स छोटा वाला सा और ह कौन सा व्यंजन कहलाते हैं, तो आपको पता है कि ये किसको बोलते हैं, उष्म संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जब मुख से बाहर निकलती है तो थोड़ा सा संघर्ष करते हुए निकलती है बाहर, तो इसलिए उष्म और गर्मी प्रदान मतलब हल्का सा हीट डेवलप करती है, तो इसलिए उष्म संघर्षी व्यंजन ये हो जाएगा 58 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, जो आपका क्षय होता है ध्वनि किस वर्ग के अंतर्गत आती है। देखिए ये आपका संयुक्त वर्ग के अंदर आती है, क्योंकि जो आपका ये बनता है किस दो अक्षर से बनता है, ये आपका बनता है क ऊपर हलंत और स खटकोरा वाला, इससे बनता है आपका क्षय। ठीक है, तो ये आपको इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त, ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। ज्ञ, यह वर्ड किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है। देखिए चार होते हैं, मैं आपको चारों बता देता हूँ। आपका छतरी वाला हो गया, त्र हो गया, और उसके बाद आपका यह ज्ञानी वाला हो गया, और स्र हो गया। ठीक है, आपको चारों बता देता हूँ, देखिए कैसे कैसे बनता है। पहला जो छतरी वाला हो गया वो क प्लस स से बनता है। ठीक है, त्र वाला किससे बनेगा, त प्लस र से बनेगा। ज्ञ वाला किससे बनेगा, ज प्लस यहाँ पे हलन जरूर लगा दीजिएगा, ज प्लस इ से बनेगा। ठीक है, और त्र वाला किससे बनेगा, ये बनेगा आपका बड़ा वाला स के ऊपर हलंत और र से बनेगा। ये आपको संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसी चारों से आपका क्वेश्चन रिपीट बार बार होगा, तो इसको आप इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो। इसी से आपका क्वेश्चन यही है कि ग किससे बनता है, देख लीजिए ज प्लस इ से बनता है। ज प्लस इ कहाँ पे है, बी ऑप्शन सही है। अब अच्छा यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि देखिए यहाँ पे ज प्लस ये यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्यों आपने यूज किया, क्योंकि यहाँ ज के ऊपर हलंत नहीं था। ठीक है, तो ये चीजों का भी ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अघोष वर्ड कौन है। सघोष अघोष का मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, तो उसी से कर लीजिएगा। 62 नंबर देख लेते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो उच्चारण स्थान मैंने सबका बता दिया है, तो इसको भी अब छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार बताने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि आपका टाइम ही वेस्ट होगा। 63 निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, और संयुक्त व्यंजन आपको पूछा जा रहा है। तो संयुक्त व्यंजन दो होते हैं आपके, आपके ढ होता है, ढ से ढकना वाला, और ये सड़क में जो यूज होता है। ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, एक मिनट 63 में कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से संयुक्त, सॉरी सॉरी, मैं एक्चुअली द्विगुण व्यंजन मेरे मन में चला था, तो एक मिनट को देख लीजिए। देखिए कई बार क्या होता है कि थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो आप माफ कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन आपको सुधार करके ही मिलेगा चीज़ें। अगर कोई चीज़ दिखे गलती हो जाती है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। संयुक्त व्यंजन के बारे में पूछा है, तो संयुक्त व्यंजन तो अभी मैंने बताया ना आपको, चार बताया, छ, त्र, ज्ञ और र, ये आपके हो गए। तो इसमें से ज्ञ आपका सही ऑप्शन मैच कर गया, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है, तो मतलब दंत से नहीं बोला जाता है, ये बताना है आपको। तो आपका जो ट है बेसिकली वो दंत से नहीं बोला जाता है। ठीक है, ये ट किससे बोला जाता है, आपको ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि कई बार मैंने बता दिया है। चलिए आपको मैं ही बता देता हूँ कि जो ट वर्ग होता है वो मूर्धन्य से बोला जाता है। किससे बोला जाता है, मूर्धन्य से। और बाकी बाकी किसमें त वर्ग जो है आपका, त हो गया, ये आपका दंत से बोला जाता है। द भी त थ द धन है, ये वाला मतलब त वर्ग पूरा का पूरा किससे बोला जाता है, दंत से बोला जाता है। और बाकी जो ट है वो मूर्धन से बोला जाता है। जिसका ट्रिक मैंने आपको बता दिया है, तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें, आप वही यूज़ करिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। 65 नंबर देख लेते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है। अब देखिए ये अमानक शब्द आ गया, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अमानक क्या हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखने वाली चीज़ है कि देखिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 1999 में।
ठीक है, तो कौन सा अमानक वर्ड है? तो देखिए अमानक वर्ड जो है ये सी ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका अमानक वर्ड है। ठीक है, इसको याद रखिएगा बिल्कुल, क्योंकि फैक्चुअल है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं। क्वेश्चन नंबर 66, छह वर्ड किसके योग से बनता है? तो मैंने पहले बता दिया है कि क के ऊपर हलंत और फटकुरा वाला स से यूज करके बनाते हैं हम लोग छह वर्ड। जैसे छतरी वाला वर्ड। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? स्वरों की कुल संख्या 11 है, और टोटल मतलब स्वर और व्यंजन मिला के कितने हैं आपके? 52 है। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। 68 क्या कहता है? निम्नलिखित में से स्वर कौन सा नहीं है? कई बार क्वेश्चन आपका आ गया, ज नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है? तो ट में आपका कौन सा नहीं आता है? आपका घ नहीं आएगा। देख रहे हैं कितना आसान आसान क्वेश्चन आपका बिल्कुल पूछा जा रहा है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका आराम से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर नहीं है? तो देखिए पश्च स्वर कौन सा नहीं है, ये पूछा है आपसे। तीन तरह से होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो पश्च में कौन कौन से आते हैं ये पूछा है। पश्च स्वर हैं तो आपका आता है बड़ा ऊ, बड़ा ओ, आओ और आंख ऊपर ये वाली, चंद्रबिंदी नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारे के सारे पश्च स्वर का एग्जाम्पल है। यानी पश्च स्वर का मतलब होता है कि जो जीभ के सबसे पीछे वाले भाग से यूज करके बोला जाता है। यहाँ पे एक चीज आप देखे होंगे, इसको मैंने थोड़ा सा एक ट्रिक के साथ याद किया है कि जो ये देखिए तीन का स्ट्रक्चर सब में बन रहा है, देख रहे हैं आप, तीन का स्ट्रक्चर सब में बन रहा है, यानी तीन सब में बन रहा है। तो जो तीन वाले सब में ऑप्शन है वही आपके पश्च स्वर के एग्जाम्पल। तीन वाला किसमें है? देखिए यहाँ पे बन रहा है। तो मैंने देखिए इस तरह से करके याद रखा है। हालांकि देखिए मेरे को पूरा याद है, लेकिन एक होता है ना कि अपने एक खुद का ट्रिक होता है कि इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, इसमें तीन होते हैं, आइए हम बता देते हैं कि पूरा का पूरा जो जीवा के आधार पे होता है। एक होता है अग्र अग्र स्वर, दूसरा होता है आपका मध्य स्वर, और तीसरा होता है आपका जो ये पश्च स्वर। तो पश्च स्वर के मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया। मध्य का आपका अ हो गया, ठीक है, एक ही एग्जाम्पल मध्य स्वर का है। और अग्र मतलब जो जीभ के सबसे आगे वाले हिस्से से बोला जाता है, वो होता है छोटी ई, बड़ी ई और ए और ए। देखिए कितना आसान है, इसमें तो तीन सब में कॉमन आ रहा है, मतलब तीन वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, और इसमें बस एक अ याद रखिए, मध्य वाला जो बचा कुचा है वो अग्र में हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए चीज़ों को आपको रटना नहीं है, क्योंकि आप कितने अक्षर को रटोगे? 52 अक्षर हैं टोटल। 52 अक्षर में आपको सबकी अलग अलग कैटेगरी है, कुछ कहाँ से बोले जा रहे हैं, कुछ अलग तरह से बोले जा रहे हैं, तो आपको समझ के याद रखना है इसको, तभी आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आपको अब यहाँ पे 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लगभग आपको मतलब जो इतना क्वेश्चन मुझे कराना था का आधा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 71 उतना क्लियर नहीं आ रहा तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? विसर्ग से बना शब्द है। देखिए विसर्ग क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि देखिए दो दो होते हैं। एक होता है आपका अनुस्वार, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, और एक होता है आपका विसर्ग। ठीक है, विसर्ग में आपका क्या है? डबल डॉट यूज होता है, मतलब इस तरह से अहा वाला जैसे आपका हो गया ना, अहा करके ऐसे होता है, ये वाला यूज होता है डबल डॉट। और सिंगल डॉट मतलब जो ऊपर यूज होता है अनुस्वार। ठीक है, जो खड़ी पाई मतलब जो लेटी हुई पाई होती है उसके ऊपर डॉट जो यूज होता है, बिंदी जो यूज होती है उसको बोलते हैं अनुस्वार। जैसे अंग हो गया आपका ये वाला एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल अनुस्वार। तो इसमें बेसिकली पूछा है विसर्ग मतलब डबल डॉट यूज हुआ होगा। देखिए डबल डॉट किस में यूज हुआ है? बी वाले ऑप्शन में यूज हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से चीज़ों को करके करना, आपको रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को। तो अगर आप समझ के करेंगे तो आप कर लेंगे आराम से क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन सा वर्ड स्वर है? ठीक है, तो एक ही स्वर मुझे दिख रहा है जो है आय, ये ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो आपका यर लवा होता है अंतस्थ व्यंजन, यानी कि ई, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो ओ कहाँ से उच्चारण होता है? तो इसको हम कहते हैं कंठ ओष्ठ से कहते हैं। क्यों? क्योंकि ओ बनता कैसे है? तो ये बनता है आपका अ प्लस उ से बनता है। ठीक है, अ प्लस उ से बनता है। तो अ का कहाँ से होता है? अ का होता है आपका कंठ से, और उ का आपको पता है ओष्ठ से होता है। तो दोनों को मिलके बना है, तो कंठ ओष्ठ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अगर तोड़ के कर रहे हैं क्वेश्चन को तो आपका देखिए गलत होने का बहुत कम चांसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 75 ये हो गया आपका कंप्लीट। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पहले इसको देख लीजिए।
आपका हो गया आ, ठीक है। उसके बाद आपकी हो गई छोटी ई, बड़ी ई। इन चीज़ों को याद रखिए। देखिए अ और आ जो होता है वो कंठ से होता है, ठीक है। और ई होता है जो है छोटी ई और बड़ी ई, ये होता है तालव्य से, मतलब तालु से होता है। इसके अलावा जो संयुक्त हैं जो बनेंगे किसी से, तो इनका यूज़ करके ही बनाया जाता है। तो जैसे कंठ तालव हो जाएगा, ठीक है, कंठ ओष्ठ हो जाएगा, और जो ऊ है और ऊ है ये इसका ओष्ठ से होता है। अब इसको यूज़ करके जो भी बनाएंगे उसके हिसाब से आपका आंसर चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। च और छ वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो बिल्कुल मूर्धन्य है आपका, ठीक है, क्योंकि ये किस में आता है देखिए। नहीं, क और छ वर्ग का उच्चारण स्थान पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे ये तालु होगा, क्योंकि एटीएम दो जो हमने ट्रिक आपको बताई है, देखिए यहाँ पे आएगा आपका ना च वर्ग, तो आपका तालु होगा, ये आपका तालु होगा। ए ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन सही होगा। मूर्धन में तो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका मूर्धन में आपका क च ट वर्ग आपका मूर्धन में आएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जब पढ़ेंगे आप भी तो ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार स्पीड के चक्कर में गलतियां हो जाती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको देखना चाहिए। देखिए क के ऊपर देखिए यहाँ पे एक बिंदी लगी हुई है, ग के ऊपर देखिए यहाँ पे एक बिंदी लगी हुई है, ज के ऊपर एक यहाँ पे बिंदी लगी है, फ के ऊपर यहाँ पे बिंदी लगी है। यह ध्वनियाँ किसकी है? ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ये जो आपका फारसी शब्द है, अरबी फारसी, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं थोड़ा एक डॉट लगा के, तो अरबी फारसी का ये ध्वनियाँ है। बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तालव्य व्यंजन कौन सा है जो तालु से बोला जाता है? तो आपका जो त वर्ग है वो तालु से बोला जाता है। च छ ज छ। कौन सा वर्ड घोष नहीं है? तो कई बार हो गया है इसका। क्वेश्चन नंबर 80, किस शब्द में री स्वर नहीं है? देखिए री का मतलब यूज नहीं हो रहा है, देख लेते हैं इसमें। देखिए कृपा, यहाँ पे देखिए री का ये भी सिंबल होता है जो नीचे लगता है ना, ये भी सिंबल होता है, इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ, कृष्ण में भी लगा हुआ, दृष्टि में भी लगा हुआ है, लेकिन आज में नहीं लगा हुआ है, तो ये डी ऑप्शन। ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, आप कोई भी कर लेता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। किन ध्वनियों का अनुस्वार कहा जाता है? ठीक है, तो स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनिया को क्या कहा जाता है? नासिक के ध्वनिया को अनुस्वार कहा जाता है। और मैंने बता दिया अनुस्वार, और क्या मैंने बताया है? विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग और दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। तो स्वर के बाद आने वाली जो नासिक ध्वनियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ये आपका डेफिनेशन से क्वेश्चन है, तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिए। कि अनुस्वार तो सबको पता होता है कि जो सिंगल डॉट होता है बेसिकली इसको बोलते हैं, जो ऊपर यूज होता है आपका, जैसे हो गया आपका, ठीक है। और जो डबल डॉट होता है आपका वो आपका विसर्ग होता है, और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? इस क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है अनुस्वार, इसका डेफिनेशन पूछा गया। तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनिया को अनुस्वार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आपका कंप्लीट हो गया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? देखिए वही है क्वेश्चन कि ओ और अ किस प्रकार की ध्वनियाँ कहाँ से बोली जाती है? ये किससे बना हुआ है? अ प्लस आपका ऊ से बना हुआ है, ठीक है। तो अ किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। ऊ किससे बोला जाता है? ओष्ठ से। तो कंठ ओष्ठ हो जाएगा, तो रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड है? कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 52 वर्ड है, एकदम स्टैंडर्ड डेटा है, इसको याद रखिए। बाकी जो 50 51 ये सब याद रखिए, वो सब भूल जाइए, 52 याद रखिए, सिंपल सिंपल। 84 की बात कर लेते हैं। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? देखिए हिंदी भाषा में अभी वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, 52। स्वर ध्वनि के प्रकार कितने हैं? देखिए अब किसके हिसाब से पूछ रहा है? ध्वनि के हिसाब से पूछ रहा है कि कई तरह से होते हैं, ठीक है। तो दीर्घ भी आता है इसमें, प्लुत भी आता है और ह्रस्व भी आता है, ये मात्रा के आधार पे है। तो ये आपका विपरीत तीनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब मतलब ब के ऊपर हलंत वर्ड की वैशिष्टिक है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो देखिए ये क्वेश्चन आपका काफी टफ बन जाता है, तो इसमें आपको कहाँ से बोली जा रही है ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके अलावा आपको स्पर्शी व्यंजन है क्या है, अल्पप्राण है क्या है, महाप्राण है, अघोष है, सघोष है, और ये पांचवा अंतर अक्षर तो नहीं है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको करेंगे तो आपको मिलेगा कि मतलब ये दंतोष्ठों से बोली जा रही है, स्पर्श है, अल्पप्राण है, घोष है, और निर्नुनासिक है। ये निर्नु निर्नुनासिक है।
ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। देखिए अर्धस्वर किसे कहते हैं? अर्धस्वर आपका कहते हैं, अर्धस्वर पूछा है किसमें कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा आपका य र प और ल। तो अर्धस्वर जो कहते हैं इसको याद रख लीजिएगा, य को कहते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। य को जो बोलते हैं अर्धस्वर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, महाप्राण ध्वनिया व्यंजन किस वर्ग से संबंधित है? ठीक है, मैंने कई बार बता दिया है कि ये आपका दूसरा और जो चौथा है, ठीक है, उससे आपका महाप्राण संबंधित है। बाकी ये पहला तीसरा पांचवा वो अल्पप्राण होता है, तो दूसरा चौथा हो जाएगा। 89, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है वह ध्वनि, या ध्वनि की जगह आपका एक ऑप्शन दे सकता है वर्ड, दोनों सही है आपका। ठीक है, अल्पप्राण कौन से हैं? तो वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप कर लीजिएगा इसको। स्पर्श व्यंजन कई बार आपको बता दिए कि स्पर्श व्यंजन किसको बोलते हैं, जो कचटतप होता है उसके अंतर्गत आपका होता है स्पर्श व्यंजन। और यहाँ पूछा नहीं है तो आपको इसके बाहर वाला यानी कि यह आपको बता दें, क्योंकि यह क्या है आपका अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 92, कंठ ध्वनिया कौन सी है? ठीक है, तो जो कंठ से बोली जाती है, देखिए पहला ही क वर्ग ही कंठ से बोला जाता है, क वर्ग यानी कि क ख ग घ अंग, ये आपकी कंठ ध्वनिया है। वर्णमाला किसे कहेंगे? तो देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं, ये आपका डिफिनेशन से क्वेश्चन है। क्या शब्दों को समूह को कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्णों को संकलन को कहते हैं? नहीं। वर्णों को व्यवस्थित समूह को कहते हैं। मतलब कि अगर वर्ण को आप एक व्यवस्थित, मतलब एक सही तरीके से सजा देते हैं चीज़ों को, उसको बोलते हैं। जिसमें आप स्वर को बांटेंगे, व्यंजन को बांटेंगे, उसी को व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो डिफिनेशन से क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 92 कंप्लीट हो गया। अब ज़्यादा क्वेश्चन आपके बचे नहीं हैं। ठीक है, अब यहाँ के बाद देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे तो वहाँ मैं आपको छुड़वा दूंगा। देखिए हिंदी का स ध्वनियाँ कहाँ से निकलती है, ये आपको बताना है। उतना क्लियर नहीं है तो आपको बता देते हैं, ये ताल्लुक से निकलती है आपकी, जो बड़ा वाला स होता है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। स ध्वनियाँ किससे निकलती है? ताल्लुक से। क्वेश्चन नंबर 95, कौन वर्ड वस्ट ओष्ठ नहीं है, मतलब उष्ठ से नहीं बोली जाती है आपकी? तो यहाँ पे देख लेते हैं, आ हो गया, क्योंकि ये किससे बोली जाती है? कंठ से बोली जाती है। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 96, अल्पप्राण ध्वनिया का समूह कौन है? देखिए अल्पप्राण महाप्राण मैंने करा दिया है, तो इसको स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 97, वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ड शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है? देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली आपका अर्थ से पूछा हुआ है। देखिए वर्ड का हम लोग देखते हैं कि जाति भेद से भी होता है, तो रंग से भी होता है, तो रंग भी हो गया, जाति भी हो गया, वर्ड एक अक्षर है, लेकिन आकाश से इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई आपको थोड़ा हट के भी थोड़ा सा पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 98 का देख लेते हैं, कौन वर्ड घोष नहीं है? सगोष सगोष बता दिए हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 99, अनुस्वार, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनिया को अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, अनुस्वार में आपका डबल डॉट, सॉरी सिंगल डॉट, ऊपर वाली जो बिंदी होती है उसको बोलते हैं आपका अनुस्वार। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। हम लोग का जो सेंचुरी कंप्लीट होने वाला है, तो हम क्वेश्चन का देखिए, वीडियो लंबी तो हो गई है लेकिन आपको क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे इसमें। किस शब्द में री स्वर नहीं है? देखिए री किसमें नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ। देखिए इसमें भी है री, री का यूज इसमें हुआ है, दृष्टि में भी हुआ है, लेकिन रिवाज में नहीं हुआ है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं। वही है, किस शब्द में री स्वर का नहीं यूज हुआ है? तो आज में नहीं यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 102 देख लेते हैं। दंतव वर्ड है, जो दंतव वर्ड कौन सा है? तो जो दांत से बोले जाते हैं, तो आपका जो त वर्ग होता है वो दांत से बोला जाता है। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान है, तो घ किस में आता है? क वर्ग में आता है, तो कंठ से बोला जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? हिंदी शब्दकोश के अनुसार जो संतान, सकल, सक्षम और सही क्रम आपको बताना है। मतलब बेसिकली आपको जो डिक्शनरी होती है उसके हिसाब से आपको समझाना है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, इसका कभी मैं इसका अलग से ट्रिक बता दूंगा, अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख बता दीजिएगा। इसका तरीका होता है, तो उसी हिसाब से ये चीज़ें चलती हैं आगे। तो डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, 105 नंबर।
तो 5 नंबर क्या कहते हैं, निम्न में महाप्राण का है, ऑलरेडी ठीक है, इस पर डिस्कस हो चुका है। 106 नंबर देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में अंग और अह किस वर्ण के साथ यूज होता है। तो ये किसके साथ यूज होता है, अ के साथ यूज होता है, तो अ ही के साथ ही यूज करते हैं आप अंग। जैसे कि आपके कितने अंक हैं, तो अ के साथ ही यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अह, जो आपके अंक क्या होता है, बेसिकली ये अनुस्वार के अंदर आता है। और जो डबल डॉट होता है अह, मतलब ये आपका किसके साथ यूज होता है, विसर्ग के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, दोनों को मिला के हम बोलते हैं अयोग वाह, अयोग वाह बोलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, ठीक है, जिसमें कोई भी मात्रा का यूज नहीं हुआ है। देखिए कारखाना, इसमें तो मात्रा का यूज हुआ है, ये तो नहीं होगा। अमिताभ, इसमें भी नहीं यूज हुआ है। चहचहाना, देखिए यहाँ भी यूज हुआ है, वहाँ भी मात्रा का यूज हुआ है, यहाँ पे नहीं होगा। कलरव, देखिए यहाँ पे कोई भी मात्रा का यूज नहीं हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अयोगवाह कहा जाता है, देखिए अयोगवाह किसको कहते हैं, बेसिकली अयोगवाह के दो एग्जाम्पल होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे विसर्ग आपका एक ही ऑप्शन मिल रहा है मुझे, ए ऑप्शन। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, विसर्ग को बोलते हैं। ट वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है, तो ट वर्ग किससे बोले जाते हैं, आपके मूर्धन से बोले जाते हैं। ट ठ ड ढ जो आपका आता है वो मूर्धन से बोला जाता है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये आपकी पार्श्विक ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 111 देख लेते हैं, हिंदी वर्णमाला में अ और अह क्या व्यंजन है, तो देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो वहाँ पे मैं आपको आगे बढ़ जा रहा हूँ, ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, देखिए संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताया है 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, छत्र मतलब छतरी वाला हो गया, र हो गया आपका एक, ग से ज्ञानी वाला हो गया, यह और आपका स, ये 4 होते हैं। इसके अलावा देखिए कौन सा नहीं है, जैसे छतरी वाला तो है, ठीक है, ये नहीं है आपका। खटपुरा वाला जो स है ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी तीनों हैं आपके। 113 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्शी संघर्ष है, तो आपका स्पर्शी संघर्ष कौन कौन सा है, स है आपका, एक मिनट, कुछ टेक्निकल इश्यू कभी कभी आ जाता है, ठीक है, एक मिनट। कुछ एक्चुअल में क्या हुआ है कि काफ़ी सारे पेज खुला हुआ है, तो थोड़ा सा सिस्टम हल्का सा स्लो हो गया है। एक मिनट, थोड़ा सा समय दीजिए। आपका कौन सा क्वेश्चन पे थे हम लोग थे यहाँ पे 80, ये सब हो गया था। क्वेश्चन नंबर 112, हाँ यहाँ पे थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 113 पे थे। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्शी संघर्ष है, तो स्पर्शी संघर्ष व्यंजन कौन कौन से हैं आपके, आपका हो गया स, श, स और ह, ये आपकी स्पर्शी संघर्ष व्यंजन है। तो आपका, अच्छा सॉरी, ये तो उष्म वाले हो गए, आपके स्पर्शी संघर्ष की बात कर रहा है, तो आपका ये हो जाएगा, जय हो जाएगा इसमें उत्तर। क्योंकि स्पर्शी संघर्ष में कौन कौन से आते हैं आपके, क वर्ग से लेके क वर्ग का पूरा आता है, फिर च वर्ग का आता है पूरा, ट वर्ग का आता है, फिर त वर्ग का आता है, फिर प वर्ग का आता है, ये आपका स्पर्शी संघर्ष व्यंजन है, क्योंकि ये तो उष्म व्यंजन हो जाएंगे ना। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जय। क्वेश्चन नंबर 114 देख लेते हैं। देखिए कई बार क्या होता है ना कि कुछ दिमाग में चलता रहता है, तो इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं एक ही साथ कराने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा क्योंकि टेक्निकल इशू आएगा तो मैं थोड़ा उस पर सोचने लगा था, तो इसलिए थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन गलत टिक हो जाता है, तो उसका आप बता दिया करिए, अगर कोई क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा तो हम तुरंत आपको रिकॉल करा देंगे। और बाकी एक बार कमेंट सेक्शन में भी आप देख लिया करिए, कोई भी जैसे क्वेश्चन है तो कोई बच्चा बता भी देता है, नहीं मैं खुद ही पिन कर देता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिक करने में गलती हो गया। हिंदी, क्योंकि मैं देखिए आंसर नहीं देखता हूँ कि ये नीचे जो आंसर लिखा हुआ है मैं इसको नहीं देखता हूँ, क्योंकि कई बार वो आंसर गलत होता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो देखिए व्यंजनों की संख्या जो है हिंदी वर्णमाला में, देखिए वैसे तो आप देखेंगे 11 + 41, ये आपके 52 होते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि 41 तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो लेकिन जो आपका इसमें जो मूल रूप से होते हैं व्यंजनों की संख्या वो होती है 33, ये याद रखिए आप इसको, 33। क्वेश्चन नंबर 115, हिंदी शब्दकोश में ट का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ठीक है। तो आपने याद देखा होगा कि छत्रज्ञ, छत्र
ज्ञ, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आप यहाँ पे गलत करेंगे। देखिए आपका छ के बाद त्र आता है, ठीक है। तो आप तो इसके बाद का पूछा होगा, इसके पहले का पूछा कि यहाँ पे क्या आता है, तो ये बेसिकली क के बाद आता है छ। तो आप थोड़ा सा ताजुब हो जाएंगे, क के बाद छ कैसे आता है। तो बिल्कुल, क्योंकि ये बना किससे है, देखिए ये बना है आपका क के ऊपर हलंत प्लस कटपुरा वाला स से बना, तो क के बाद क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका क के बाद ये आता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो कि आपका वीडियो एग्जाम 2015 में पूछा गया। देखिए इसी तरह से वीडियो एग्जाम, रेडियो ऑपरेटर, इन्हीं तरह का क्वेश्चन भरे पड़े रहेंगे, और वहां पे आप कंफ्यूज होंगे और गलती कर देंगे। अय का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। अय का आपका उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो ये आपका हो गया कंठ तालव, कई बार बता दिए हैं, ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, अब ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 117, आपका जो अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है। देखिए अंतस्थ में आपका कौन सा आ गया, य र ल व आ गया। अब इसके अलावा देख लेते हैं कौन सा ह हो गया, य र ल और व, यह तो आपका अंतस्थ में आ गया। यह भी है आपका, र भी है और वह भी है, लेकिन ह नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो ह है वो आपका उष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। अघोष वर्ड कौन सा है, तो ये कई बार बता दिए हैं, आप उसको छाट के कर लीजिएगा अपना। 119, हिंदी का तालव्य ध्वनि में, देखिए आपको वो क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जो थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन हो। बिल्कुल भाई रिपीट रिपीट क्वेश्चन चलेगा तो आप भी एकदम बोर हो जाएंगे। तो क्योंकि आपको ट्रिक करना है कि वो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है। अगर वो कॉन्सेप्ट समझ गए, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है वहाँ पे एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन डिट्टो मिल जाएगा, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंट मिल सकता है। हिंदी का तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है, आपसे पूछा है, जो तालु से बोली जाती है, ठीक है। तो जो आपका जो च वर्ग होता है वो तालु से बोला जाता है। तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, क वर्ग के लिए के, केटीएम 2, ठीक है। क वर्ग के लिए मतलब कंठ से, फिर तालु, मूर्धन और आपका दंत और ओष्ठ, यानी कि ये च वर्ग का जो ध्वनियाँ है आपकी च वर्ग की, ये किससे बोली जाती है, तालु से बोली जाती है। तो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 120 नंबर देख लेते हैं, कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है, क्वेश्चन हो चुका है। 181, सॉरी 121 क्वेश्चन, हिंदी का स्पर्श, अघोष, घोष, महाप्राण, देख रहे हैं इतनी सारे इसमें कॉम्बिनेशन भिड़ा दिया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको फिर वही है कि सबके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को आप सबसे बढ़िया ऑप्शन एलिमिनेशन से करिएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे के ऊपर हलंत, ये आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। 122 नंबर देख लेते हैं, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ठीक है वही सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीट स्किप कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्वर संवृत है, ठीक है, ठीक है। संवृत में आपको बताना है कि कौन सा स्वर आता है। तो मैंने आपको बताया था कि संवृत में कौन कौन सा आता है। चलिए, ये बेसिकली मुख के खोलने के आधार पे है। तो संवृत में आपका आता है, आपका छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ऊ हो गया और ऊ हो गया, बड़ा ऊ, ठीक है। तो ये आ गया संवृत स्वर के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा है, एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। बाकी के जो आ होता है, ये होता है विपरीत के अंदर, और जो औ होता है, औ किसके अंतर्गत होता है, औ जो होता है आपके अर्ध समृद्ध के अंतर्गत, और ऐ जो होता है, सॉरी औ जो होता है वो होता है अर्ध विपरीत के अंदर, और ऐ जो होता है वो होता है आपके अर्ध विपरीत के अंतर्गत, दोनों होते हैं, ठीक है। और मैंने समृद्ध के एग्जाम्पल मैंने बता दिया, तो इसके हिसाब से आप क्वेश्चन को कर लीजिए। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है, ठीक है। तो जो ट ठ ड ढ ढ़ आप जो पढ़ते हैं, ट वर्ग, ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 125, हिंदी की ब ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती है, किससे बोली जाती है। देख रहे हैं कितनी बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो आप नोट्स को मेरे देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने बहुत अलग अलग करके वही बता रखा है। तो देखिए ब वर्ग किस में आता है, प फ ब भ, लेकिन प वर्ग में आता है। तो ये किस में हो जाएगा, ओष्ठ से बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन है जो दंत से बोली जाती है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी मैं स्किप करवा रहा हूँ, क्योंकि बार बार वही सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप आराम से कर लेंगे। अब देख लेते हैं कुछ नया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे भी वही है कि दंतोष से कौन सी बोली जा रही है, मूर्धन से कौन सी बोली जा रही है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को करना है तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को करिए, आपका आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। जो आपका स ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछा है आपका, ठीक है, जो स ध्वनि का उच्चारण स्थान है वो है तालव्य है, ठीक है। तालव्य से आपका स ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है।
देखिए मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। तालव्य, देखिए तालव्य हो गया, एक ट्रिक मैंने आपको क्या बताई है, केटीएम। तो ठीक है, यहाँ पे आपका क वर्ग हो गया, यहाँ पे आपका च वर्ग हो गया, उसके बाद यहाँ पे ट वर्ग आ गया, यहाँ पे त वर्ग आ गया, यहाँ पे प वर्ग आ गया। ये मैं उच्चारण स्थान बना रहा हूँ। क से कंठ हो गया, ठीक है, आपको यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ मैं। त से क्या हो गया, तालव्य हो गया। म से मूर्धन्य हो गया। और डी से क्या हो गया आपका, दंत हो गया। और ओ से क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। ये सारी तो बोली ही जाती है। इसके अलावा भी देखिए यहाँ पे आप ऐसा लिखना चालू करिए, जो टी वाला है ना, यहाँ पे लिखिए य, फिर इसके नीचे लिखिए र, फिर इसके नीचे लिखिए ल। ये इसके अंतर्गत बोली जाती है। फिर य, फिर र, ल, व, फिर उसके बाद बड़ा सा आता है आपका, फिर स आता है, फिर छोटा सा। इस तरह से याद रखेंगे ना, आपको बहुत दिन तक याद रहेगा, काफ़ी सारी चीज़ें याद रहेंगी। और फिर उसके बाद दंत ओष्ठ का यूज़ करके कौन सा बोलते हैं, दंत ओष्ठ का यूज़ करके सिर्फ एक ही ध्वनि बोलते हैं, एक ही व्यंजन बोलते हैं, और वो कौन सा है आपका, वह है। ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, और एक होता है काकल्य। काकल्य भी पूछा जाता है कई बार। काकल्य के अंतर्गत हम ह को ही शामिल करते हैं। अगर इसको आपने इस टेबल को याद कर लिया तो आपका इससे बाहर क्वेश्चन व्यंजन से तो नहीं जाएगा। उच्चारण स्थान के आधार पे इतनी सारी चीज़ों में हम लोग बांटते हैं, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। तो पार्श्विक आपका कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आपका जो ल है वो पार्श्विक है। लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, वो होता है आपका र। ठीक है, अब आप ये इसको देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन में याद नहीं हो रहा तो मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखिए लुंठित, लुंठित में कौन सा आता है, र आता है। और आपका जो पार्श्विक है, पार्श्विक में कौन सा आता है आपका, ये आता है आपका ल आता है। अब यहाँ पे देखिए ल यूज हो रहा है लेकिन ल नहीं आ रहा है, र आ रहा है। यहाँ पे देखिए र यूज हो रहा है, यहाँ ल आ रहा है, यानी कि दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने, देखिए मैंने तो इस तरह से चीज़ों को करके याद रखा अपने दिमाग में। ठीक है, बाकी इतना बार प्रैक्टिस होती है कि सारी चीज़ें अब डायरेक्ट याद हो जाती है। लुंठित में र आता है, पार्श्विक में ल आता है, ये डायरेक्ट याद हो जाती है। तो 31 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन आपका कौन सा नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन में कौन कौन सा आते हैं, चार आते हैं, मैंने आपको कई बार बता दिया है। थ, र, य और स्र आपका आता है। ठीक है, ये चार आते हैं। अब देख लेते हैं कौन सा नहीं है। ये खटपुरा वाला सा नहीं है। यर लव किस वर्ग के व्यंजन है। ठीक है, तो यर लव आपका उसमें के अंतर्गत आता है। सॉरी, यर अलावा आपका अंथस के अंतर्गत आता है, उसके अंदर तो आपका स ह आ जाएगा। 133 क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है। तो अर्धस्वर कौन सा है, तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। अर्धस्वर मैंने बताया था आपको, ये आपको याद रख लिया कि ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है कि अर्धस्वर इसको य को बोलते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, तो वही चार होते हैं, बाकी एक देख लेते हैं कौन सा नहीं है। आपका फ नहीं है। 135 निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। तो पार्श्विक अभी मैंने बताया, देखिए र इसमें आ रहा है तो र वाला तो नहीं होगा, ल होगा। ल वाला देख लेते हैं, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। 136 देख लेते हैं, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ, बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है। ठीक है, तो बड़ा ऊ जो बोला जाता है, किससे बोला जाता है, ये मैंने बताया। देखिए तीन बन रहा है इसमें, तो ये पीछे से बोला जाएगा। ठीक है, पश्च संवृत होगा ये। ठीक है, इस तरह से आपको चीज़ों को करके याद रखना है। अच्छा, एक यहाँ पे विपरीत भी है और यहाँ पे समृद्ध है। विपरीत और समृद्ध में मतलब, विपरीत का मतलब होता है कि विपरीत का एक एग्जाम्पल आता है आ आता है। और ठीक है, समृद्ध में आपका कौन सा आ जाता है, बड़ा आ, मतलब ये आ जाता है, ऊ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी करके चीज़ें याद रख सकते हैं। 137 देख लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा, ये चीज़ें अगर आपको 136 नंबर पे डाउट हो रहा है तो मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किया है आपको, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आपको मतलब हैंड रिटन नोट्स में दे रखा है। अलग अलग जितने भी क्लासिफिकेशन हो सकते हैं स्वर के, वर्गीकरण, वो मैंने सारे अलग अलग कर रखे हैं और सबकी एग्जाम्पल वहाँ पे दे रखे हैं। तो आप उसको नोट्स पे जरूर एक बार देखिएगा। और सबसे बड़ी बात है, उस नोट्स को मैंने एकदम स्टैंडर्ड बुक से तैयार किया हुआ है, तो वहाँ पे कोई एरर का चांसेस नहीं है, बिल्कुल जीरो एरर का चांसेस है। ठीक है, तो आपको पृथ्वीनाथ पांडे आपको पता है, और उसके बाद एक दो बुक मैंने और रेफरेंस के लिए यूज़ की थी उस नोट्स को तैयार करने के लिए। वह का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए वह का जो उच्चारण स्थान है वो है दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ से वह का उच्चारण स्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, कौन सी ध्वनि महाप्राण है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है,
किस वर्ग का उच्चारण कंठ तालु से होता है? ठीक है, वही सेम क्वेश्चन आ गया। आय का उच्चारण स्थान है। 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ठीक है, तो आपका कौन सा संघर्षी है ये आपको बताना है। तो आपका इसमें झ, ट और ह और म 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो संघर्षी आपको बताना है। तो आपका होता है स, फिर छोटा स और फिर ह। ये आपका संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श के अंतर्गत आपने बताइए ना, क च ट प वर्ग आता है, तो ये संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपका ह ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल 140 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए इसमें, और जितना मैंने क्वेश्चन बोला था उतना क्वेश्चन मैंने करा दिया है। और कैसा लगा है वीडियो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए, ये रेडियो ऑपरेटर के लिए मैं बिल्कुल डेडिकेटेड करा रहा हूँ, क्योंकि जो सिलेबस कॉमन है वो वीडियो के लिए भी है वही चीज़, और वही बीपीओ के लिए भी है, और जहाँ भी हिंदी देखिए पूछी जाती है वहाँ सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन मैं मोस्टली रेडियो ऑपरेटर के लिए ही फोकस कर रहा हूँ। और इसके बाद आपको साइंस की क्लासेस देखने को मिलेगी। साइंस में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिलेगा, और सारे के सारे कोशिश करूंगा कि मैं जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं उसको ही यूज़ करूंगा, जो कि लेवल होता है आपका एग्जाम को, उस लेवल को मैच करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देखिए, मैं यूपीएसआई वगैरह का एग्जाम सब अच्छे से क्लियर किया हूँ, तो मेरे को क्या है आइडिया है इस एग्जाम का, तो बहुत अच्छे से मैं आपको सब सारी चीज़ें करा दूंगा। चलिए, आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।